अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम रोनाल्ड हिल्टन की बुक मैनेजरियल अकाउंटिंग से प्रॉब्लम 7-25 करेंगे और हम देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना हो या टारगेटेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ये देखना है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो सेल्स प्राइस में या इंक्रीज या डिक्रीज हो वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट में, तो फिर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है 7-25। वो हम पढ़ते हैं और उसमें से हम जो भी इम्पोर्टेंट डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Rosario Company, which is located in Buenos Aires, Argentina, manufactures a component used in farm machinery. The company's firm's fixed cost. So सबसे पहले आपको क्या चीज़ दी हुई है? फिक्स कॉस्ट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट है 4 मिलियन पी। पी क्या है? अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो, और वो पी से डिनोट करते हैं। तो 400 मिलियन एक्चुअली ये करेंसी में दी हुई है। 4 मिलियन पी फिक्स कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इज 2000 पी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी ईच कंपोनेंट मीन पर यूनिट गिवन है, एंड द कंपोनेंट आर सोल्ड फॉर 3000 पी ईच। और सेल्स प्राइस आपको दे दी गई है। सेल्स प्राइस भी कितनी है? 3000 ईच है। द कंपनी सोल्ड 5000 कंपोनेंट, यानी सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं प्रायर ईयर। लास्ट ईयर की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है। तो ये डेटा आपको यहाँ तक अभी गिवन है। हम अगर हम इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है, जो कि फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन पी। पी यानी इनका करेंसी में दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दी हुई है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें कितनी दी हुई है? 2000 पी दी हुई है। उसके बाद हमें सेल्स प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है, और वो सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 3000 पी हमें गिवन है। इसके अलावा यूनिट्स सोल्ड, और जो यूनिट सोल्ड है वो कौन से यूनिट्स हैं? लास्ट ईयर के। तो जो यूनिट सोल्ड लास्ट ईयर है वो हमें कितने दिए हुए हैं? वो 5000 यूनिट्स दिए हुए हैं। तो ये डेटा हमें गिवन है। सो क्लास, इसके अलावा अगर हम एक और चीज इस पे देखें तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, दिस वन। पी डिनोट्स द पेसो, अर्जेंटीना करेंसी, नेशनल करेंसी, और इसका डॉलर में कन्वर्जन रेट दिया हुआ है। तो क्लास, इसका हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें आंसर जो है वो यूएस डॉलर में चाहिए है। तो हम पी एज ए करेंसी यूज करेंगे, और हम बाकी ये जो पूरा पैरा है ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसको हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। अब हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं, और हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट हमें दी हुई है, पहली रिक्वायरमेंट हमें हमें दी हुई है, कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अच्छा, और एक और बात आप देखिए, आंसर रिक्वायरमेंट 1 थ्रू 4 इंडिपेंडेंटली, यानी रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 इंटर रिलेटेड नहीं है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इसको इंडिपेंडेंटली आंसर करना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। पहली रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करनी है ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन हमसे पूछा हुआ है यूनिट्स में। तो हम ब्रेक इवन यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं सीएम पर यूनिट से।
पर यूनिट। सो अभी हमारे पास पर सीएम पर यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे हम वर्किंग शो कर लेते हैं और वर्किंग्स पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सीएम पर यूनिट। सीएम पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स पर यूनिट, जो कि हमें 3000 दिया हुआ है, इसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल पर यूनिट जो कि हमें 2000 दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में जब हमने 7-24 किया था तो हमने डिस्कस किया था सीएम पर यूनिट कैसे निकालते हैं। तो सीएम पर यूनिट हमारा 3000 में से अगर आप 2000 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1000। तो ये दिस 1000 इज सीएम पर यूनिट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट हमें ये गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ से ले लेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 4 मिलियन, और फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ से ले लेनी है, और फिर सीएम पर यूनिट हमने यहाँ से ले लेना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 4 मिलियन, डिवाइड हम कर देंगे सीएम हमने अभी कैलकुलेट किया है पर यूनिट से। तो अगर आप 4 मिलियन को डिवाइड करते हैं 1000 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 4000। और 4000 ये क्या है? 4000 यूनिट्स है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 4000 कंपोनेंट्स या 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बल्कि आपकी तमाम कॉस्ट कवर हो जाएगी आपके सेल्स रेवेन्यू से। तो जितना रेवेन्यू अर्न करेंगे उतनी ही कॉस्ट आपकी कवर हो जाएगी इफ यू प्रोड्यूस एंड सेल 4000 यूनिट्स। सो अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या क्या है? what will be the break even point if fixed cost increase by 10%? अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए 10%, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? फिक्स कॉस्ट हमारे पास जो ऑलरेडी है वो है 4 मिलियन, और रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए 10%, तो 4 मिलियन का 4 मिलियन का अगर हम ले लेते हैं 10% यानी 0.1, तो वो कितना हो जाएगा? 4 लाख। और दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और इंक्रीज फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है हम चेक कर लें। 4.4 मिलियन यानी 4 लाख और 44 लाख आप कह लें फिक्स कॉस्ट आ रही है। और ब्रेक इवन पॉइंट है, हम इसको यूनिट्स में ही या कंपोनेंट्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी अगेन ब्रेक इवन, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट्स में। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फिक्स कॉस्ट अब हम नई वाली लेंगे। नई वाली मीन्स हमारे पास 4 यानी 44 लाख। और फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीएम हम वही पुराना लेंगे 1000। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? कितने कंपोनेंट्स या कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 4400 यूनिट्स। अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो फिक्स कॉस्ट कितनी इंक्रीज होती है? 10%। तो हमें ब्रेक इवन पे आने के लिए 4400 यूनिट सेल करना पड़ेंगे। अगर हम 4400 यूनिट सेल करेंगे तो ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा, बल्कि हमारी तमाम कॉस्ट कवर हो जाएगी बाय इट्स सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। व्हाट इज द कंपनीज नेट इनकम प्रायर ईयर? पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, नए साल की हम बात नहीं कर रहे, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। इसको आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहला तरीका तो सिंपल आप लोगों को आता है, आप इनकम स्टेटमेंट बना लें। हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें तरीका क्या होता है कि आपके पास सेल्स होती है, इसमें से आप लेस करते हैं तमाम वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
मार्जिन, और उसमें से आप जब लेस करते हैं आप उसमें से लेस करते हैं तमाम फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, या आप कह लें कि हो सकता है नेट लॉस भी आ जाए। तो ये इनकम स्टेटमेंट का तरीका है। आप इनकम स्टेटमेंट बना लें। किस तरह से सेल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रायर ईयर की बात कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल हमारे पास आप चेक कीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे। तो पिछले साल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाए दिस वन, ये देखिए 5000 यूनिट्स हमने बनाए, और सेल्स प्राइस कितना था? 3000 था। तो हम अगर सेल्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 यूनिट्स, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 हमारी सेल्स प्राइस से, तो हमारे पास सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट अगेन वी हैव 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट भी हमें गिवन है। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है हम चेक कर लेते हैं। ये दिस वन, सो वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 2000। तो ये 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और हम तो हम सेल्स देखते हैं हमारे पास कितनी आ रही है। सेल्स हमारे पास आ रही है 5 इंटू 3 15 हो गए, और हमारे पास कितने 6 जीरोस आ जाएंगे। सेल्स सेल्स में से हम माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 5 इंटू 2 यानी कि 10, और फिर हमारे पास 6 जीरोस है। ये आप जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीएम आ जाएगा। हम माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है, और इसमें से फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, ये देखिए दिस वन 4 मिलियन हमें गिवन है, तो -4 मिलियन। जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, या रेवेन्यू या इनकम आप कह लें, इनकम आ जाएगी। तो इनकम कितनी आ रही है आपके पास? इनकम आ रही है 1 लाख। अच्छा, ये तो एक तरीका है। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 3। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फॉर्मूले से कर लें। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेड सेल्स का फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये तमाम फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सपेक्टेड सेल्स का फॉर्मूला बता देती हूँ। दिस वन ये देखिए, एक्सपेक्टेड सेल्स या आपने यूनिट्स में निकालनी है या आपने अमाउंट में निकालनी है। एक्सपेक्टेड सेल्स में हम फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते हैं, और सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं अगर आपने एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स निकालनी हो। और अगर आपने एक्सपेक्टेड सेल्स इन अमाउंट निकालनी हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशो। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें, यानी नेट इनकम आपसे पूछी हुई है, तो इसका जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला है। नेट इनकम क्योंकि हमेशा अमाउंट आप कह लें अमाउंट में होती है। हम एक्सपेक्टेड सेल्स इन आप कह लें कि डॉलर अमाउंट वाला फॉर्मूला हम लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी ये कितनी है? एक्सपेक्टेड सेल्स 15 मिलियन। सो दिस 15 मिलियन। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? अच्छा, ये एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे आई? बिल्कुल उसी तरह 5000 यूनिट्स है, और एक यूनिट 3000 का है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड सेल्स आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे है फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 4 मिलियन, प्लस टारगेट प्रॉफिट ही तो हमें नहीं पता, वही तो हमने कैलकुलेट करना है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे सीएम रेशियो से। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट ली है सेल्स की, तो हम सीएम रेशियो से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे हमने सीएम सेल्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में ली होती तो हम सीएम पर यूनिट से डिवाइड करते। अच्छा, सीएम रेशियो हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हम वर्किंग्स में सीएम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं।
सीएम रेशियो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स है 3000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2000, और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 3000 से। तो फॉर्मूला है हमारे पास सीएम का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सीएम रेशियो आ रहा है 0.3333। तो अगर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.3333। ऑलराइट, सो ये 0.333 साइन ऑफ इक्वालिटी के एक तरफ जो है वो जाके डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 मिलियन से। तो जब हम 15 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 लाख। अब यानी कि 4999999 आ रहा है, उसको अब जब हम राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि वो 999.999 है, तो हमारे पास वो पूरा एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया? दूसरी तरफ हमारे पास 4 मिलियन रह गया, और हमारे पास क्या रह गया? टारगेट प्रॉफिट रह गया। सो 4 मिलियन इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 5 मिलियन में से आप 4 मिलियन माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 मिलियन आ जाएगा, और वही आपका टारगेट प्रॉफिट है। एग्जाम में आप जो मर्जी है मेथड यूज करें, चाहे आप ये इनकम स्टेटमेंट बना के आपको इजी लगता है आप इनकम स्टेटमेंट बना के इसको सॉल्व कर लें, आपको इजी लगता है कि आप फॉर्मूले से कर लेंगे तो आप फॉर्मूले से कर लें। दोनों सूरतों में अगर आपने सही किया है तो आंसर सेम आना चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट नंबर आपके पास थी 3। रिक्वायरमेंट नंबर हम 4 देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 है सेल्स मैनेजर बिलीव्स दैट अ रिडक्शन इन द सेल्स प्राइस टू, यानी पहले 3000 थी अब 2500 हो जाएगी, सेल्स प्राइस डिक्रीज कर दिया है, विल रिजल्ट इन ऑर्डर टू 1200 मोर कंपोनेंट ईच ईयर, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इफ द प्राइस चेंज। अच्छा, अ, एक और खास बात कि अगर सेल्स प्राइस चेंज होता है या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो हमेशा याद रखिएगा सीएम भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है? सेल्स प्राइस चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम वर्किंग्स में देख लेते हैं कि सेल्स प्राइस चेंज कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग्स में है सेल्स प्राइस, न्यू सेल्स प्राइस हमारे पास अब सेल्स कितना है 2500, और हमारे पास जो यूनिट्स है वो कहता है कि 1200 मोर यूनिट्स बनाएंगे। तो पहले हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं? पहले हम 5000 बना रहे हैं, 1200 मोर का मतलब है कि 1200 हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो नए यूनिट्स जो हमारे हो जाएंगे, नए यूनिट्स हमारे कितने हो जाएंगे? 6200 नए यूनिट्स हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास सेल्स प्राइस चेंज हुआ है तो हमारा सीएम रेशो जो है वो नया कैलकुलेट होगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इसने नहीं लिखा कि यूनिट्स में है या से अमाउंट में है, तो हम यूनिट्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट भी हमने यूनिट्स में ही कैलकुलेट की है। सो इसका मतलब है कि हमें सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स चेंज हो गई है, पहले 3000 थी अब 2500 हो गई है, और वेरिएबल कॉस्ट ये लिखी हुई है पुरानी वाली यानी कि 2000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है नहीं हो रही नहीं लिखा तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि नहीं चेंज हो रही है। तो सीएम हमारा हो जाएगा 500। सो नेक्स्ट जो हमने रिक्वायरमेंट करनी है, रिक्वायरमेंट नंबर हम 4 करने लगे हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि आप ब्रेक इवन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालें इन यूनिट्स, और वो हम फिर कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला है ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट के बारे में नहीं लिखा कि वो चेंज हो रही है, तो हम फिक्स कॉस्ट पुरानी लेंगे।
लेकिन हम उसको डिवाइड किससे कर देंगे, सीएम हमने नया कैलकुलेट किया था, तो हमने नए सीएम से यानी दिस वन, तो हम यहाँ पे नए सीएम से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 लाख डिवाइड बाय 500। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8000 यूनिट्स। यानी अगर आप 8000 यूनिट्स या 8000 कंपोनेंट बेचते हैं, तो फिर क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी सेल्स प्राइस जो कि 2500 है वो कवर हो जाएगी, 6200 यूनिट्स भी सेल हो जाएंगे, और आपकी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, और नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बिकॉज दिस इज ब्रेक इवन सेल। सो लास्ट रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एग्जाम्स में इस तरह के सवाल ज़रूर दिए जाते हैं या इस तरह की रिक्वायरमेंट ज़रूर पूछी जाती है। पूछा हुआ है, शुड द प्राइस चेंज डिस्कस इन रिक्वायरमेंट 4 मीन्स दिस वन, ये जो हमने प्राइस चेंज किया है, या दिस वन ये जो हमने प्राइस चेंज किया है, क्या ये हमें करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं यस और नो में। तो आंसर अकाउंटिंग में, फाइनेंस में आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं होता, बल्कि ये यस और नो बेस करता है सपोर्टिंग कैलकुलेशन पे। तो ये जो प्राइस चेंज हुआ है, प्राइस चेंज होने के बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए है, और अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए है। सो अब हम देखेंगे कि हमने यानी कि डिसीजन हमारा हमने लेना है, प्राइस चेंज करना है या नहीं करना है। अब देखिए, जब हमने रिक्वायरमेंट नंबर 3 में एक यहाँ पे दिस वन, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, और इस इनकम स्टेटमेंट में प्राइस पुराने वाले थे 3000, और सेल्स यूनिट से पुराने वाले, तो प्रॉफिट हमें आ रहा था 1 लाख। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सेम इसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, और हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पता चल जाएगा। तो हम रिक्वायरमेंट 5 हम यहाँ पे करने लगे हैं। ये बिल्कुल हम इसी तरह इसका रेप्लिका बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास सेल्स प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। तो अब आप गौर से देखिए, सेल्स हम कैसे निकालेंगे, नई सेल्स ये लिखा हुआ है, यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 6200, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो यानी कि नया सेल्स प्राइस है वो कितना है 2500। तो ये हमारी नई सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास, यूनिट्स तो हम ऑब्वियसली 6200 ही लेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में नहीं लिखा कि चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो पुरानी है 2000, या इसमें जो 2000 है वेरिएबल कॉस्ट हम यही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं। ऑलराइट, सो वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं सेल्स में से, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा P8 में से हम माइनस कर देंगे P9, तो हमारे पास ये आ गया CM। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के बारे में भी रिक्वायरमेंट 4 में नहीं लिखा इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो फिक्स कॉस्ट भी हमारी सेम होगी जो कि 4 मिलियन है। तो फिक्स कॉस्ट हमने माइनस कर देनी है अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए है, यकीनन पिछले वाले पुराने वाले प्रायर ईयर के प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, हमें लॉस आ रहा है, यानी कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट देयर इज अ लॉस। सो जब लॉस आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नो price will or price should not be changed
ठीक है। अब हम ये जो लिख रहे हैं प्राइस शुड नॉट बी चेंज, उसकी रीजन क्या है? बिकॉज आफ्टर चेंज ऑफ प्राइस वी विल गेट लॉस। सो लॉस की वजह से हमें प्राइस चेंज नहीं करना चाहिए। आप अगर सिर्फ वर्बली लिख देंगे कि प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए और ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे, तो फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको तभी मिलने हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस में हमेशा मार्क्स तब मिलते हैं जब आपकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन हो आपके यस और नो के आंसर के साथ। सो ये आपकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन है। दैट्स इट। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह करेंगे जिसमें इसमें अभी तक हमने ये नहीं देखा कि फिक्स कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, हमने फिक्स कॉस्ट इंक्रीज का देखा, सेल्स प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज का देखा। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखते हैं कि फिर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या इफेक्ट होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।